नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. Let's start the class on section number 12 of the Hindu Marriage Act. अब समझिए थर्ड क्लॉज। The marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of the said ground। यानी कि जिस डेट को प्रेगनेंसी के बारे में उसको पता चला, जब उसको प्रेगनेंसी के बारे में पता चला कि ये तो प्रेग्नेंट है, उसके बाद में उन दोनों के मध्य मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ। ये एक एडिशनल ग्राउंड है। अब क्या हुआ, मान लो इसी में इन्हीं दोस्तों को बढ़ाते हैं आगे को, है ना। अब काउंटिंग 1 ईयर की खत्म कर देते हैं। अब ये जीवन है, बड़ी स्मार्ट है। जैसे ही D1 को पता चला, खबरदार, अब ये मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ठीक है, अब तुम्हारा रास्ता इधर, मेरा रास्ता इधर। जीवन ने कहा कि ठीक है, बात तो सही है, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, चलो एक काम करते हैं, एक आखिरी बार हम लोग आउटिंग पे हुआते हैं, लेट्स गो फॉर कश्मीर, किसी हिल स्टेशन पे, यहाँ पर वहाँ पर। लड़का पिघल गया गलती का मारा और मैडम ले गई इनको कश्मीर या किसी और ऐसे रोमांटिक प्लेस पे। तो अब अलग तो होना ही है, लेट्स यूनाइट फॉर 1 डे एटलीस्ट। सही है। नाउ दे एंटर्ड इनटू मैरिटल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये G2 ने भी ऐसी करा। D2 ने कहा खबरदार, नाम मत ले लेना, निकल यहां से। इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही है। तो D1 जो है सिर्फ पटक पटक के मर जाएगा, पर इसको इस शादी से अब छुटकारा नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 12। समझ रहे आप क्यों? बिकॉज भले ही लड़की प्रेग्नेंट थी, तुम्हें पता चल गया, तुम 1 साल के अंदर भी पहुंच गए, लेकिन वो जो फैक्ट है कि वो जो आप 1 नाइट है उसने वो दैट इज अपने आप में एक इम्प्लाइड कंसेंट है कि अब सब भूल गया मैं। तो अगर आपने इस प्रकार की रिलेशनशिप में एंट्री कर गए तो लड़की की जितनी भी गलती थी वो सारी अब खत्म। ऑन दैट ग्राउंड यू कैन नॉट सीक द एनलमेंट अंडर सेक्शन 12। समझ रहे हैं आप? मैं उसके ही बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा अभी, उसके लिए चिंता मत कीजिए। लेकिन D2 के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, 1 ईयर में चला जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज लेट मी नो, आपको बात समझ में आई इस लाइन का? आई बिलीव कि आना चाहिए आप लोगों को। बड़े सरल तरीके से समझाया मैंने, पिक्चराइज करके आपको। सो बेसिकली इन दिस ग्राउंड 1D में कोर्ट का सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? द पेटिशनर वॉज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के समय वो इग्नोरेंट था। Proceedings instituted within the 1 year and marital intercourse with consent of the petitioner has not taken place। तो on the ground of pregnancy इस तरीके से एनालिमेंट करना है। तो बेसिकली कौन कौन से फैक्ट्स हो गए कि जनाब आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट द फैक्ट, इट मीन्स आई वॉज इग्नोरेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, आई वॉज नॉट अवेयर दैट शी इज प्रेग्नेंट, आई हैव कम बिफोर द लॉर्डशिप विद इन 1 ईयर of my marriage, and thirdly I never entered into the sexual relationship with this lady after the discovery of that fact and therefore this marriage be annulled। सही है। अब मान लीजिए कोर्ट कन्विंस नहीं होती है इस बात से, ठीक, देन दैट कैन बी ग्राउंड सेक्शन 12 की जो एप्लीकेशन है, पिटीशन है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रुएल्टी ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स। और इस ग्राउंड पे फिर वो लड़का डिवोर्स मांग सकता है कि दिस इज कॉज ऑफ मेंटल अगोनी फॉर मी, शी कॉज मेंटल अगोनी बिकॉज ऑफ दिस। अगर वो लिमिटेशन पीरियड यहाँ का खत्म हो जाता है और यहाँ पर अगर उसको यहाँ पर अगर रिलीफ नहीं मिलता है, इन दैट केस सेकेंड ऑल्टरनेटिव फॉर हिम इज व्हाट ही कैन सीक द डिवोर्स ऑन दैट ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रुएल्टी बाय दिस फैक्ट। तो आई बिलीव कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए। ए हिंदू वाइफ वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द प्रेग्नेंट, द मैरिज इज
voidable at the option of the husband, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके उस पे। कंसीलमेंट बाय द रेस्पोंडेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी करेंगे तो क्या ऑप्शन वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा? इट शुड बी वॉइडेबल। अगेन वैसे ही द नेचर ऑफ मैरिज ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन इज वॉइडेबल, ये पहली ग्राउंड हो गई। ठीक, ये इन्होंने तो केस बना के दे दिया, देखिए पढ़िए इसको। एक्स ए हिंदू एज 20 ईयर्स, एक 28 ईयर्स एज है, वाई एज्ड 25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स, मैरिज करते हैं। इट टर्न्स आउट दैट वाई वॉज प्रेग्नेंट बाय सम वन अदर देन एक्स, एक्स से अन्य किसी व्यक्ति से लड़की प्रेग्नेंट थी, कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज। द मैरिज बिटवीन एक्स एंड वाई इज इलीगल, नो। वॉइड, नो। वॉइडेबल, यस। इस तरीके से अब क्वेश्चन आएंगे, कर पा रहे हैं आप लोग? इफ ए गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन बिफोर मैरिज, subsequently marries some third person, what is the position under Hindu Marriage Act? Marriage is void, valid, voidable at the option of the groom। तो आपने देखे सेम फैक्ट्स पर लगभग एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, वो पूछते हैं कि ऐसी मैरिज, प्रेगनेंसी वाली मैरिज जो है उसको क्या माना जाएगा, वो वॉइड होगी, इलीगल होगी, वॉइड होगी। और ऐसे केसेस में यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ द चूजिंग द ऑप्शंस। तो समटाइम्स वॉइड, वॉइडेबल, उसमें क्या होता है कि यू नो द आंसर बट इन हरी यू टिक द रॉन्ग ऑप्शन। माइंड में वॉइडेबल है और लगा दिया वॉइड का क्वेश्चन। तो यहां पर एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इजी होगा आपके लिए सॉल्व करना। और जब बहुत इजी हो जाती हैं चीजें तो कई बार आपको फिर आप कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, और मैं याद आऊंगा फिर कह रहा हूं आपको, आप ऐसी गलती करके आएंगे तो ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक, कर लेंगे आप लोग अभी। बस लगभग वैसे ही उसी मोड पे सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैक्सिमम टाइम बस प्रेगनेंसी पर वॉइडेबल। अब थोड़ा 12 पर आते हैं वापस। देखिए ये जो पहली ग्राउंड थी उसमें कुछ केस लॉज हैं, वो डिस्कस कर लेता हूं आपसे बेटा मैं, उनको कुछ पॉइंट्स को 12 पर। पहली ग्राउंड ऑफ जो वॉइडेबिलिटी की है वो ये है, द मैरिज हैज नॉट बीन कंसमेटेड ओविंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब इसमें क्या है जो समझना है आपको, देखिए एक टर्म होती है, इसको लिख लीजिए, इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी ऑफ कंसेप्शन। और एक है इनकैपेसिटी to intercourse, to have sexual ये समझिए कि जो फर्स्ट ग्राउंड है आपकी, जो फर्स्ट ग्राउंड है इंपॉर्टेंस की ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, जो फर्स्ट ग्राउंड ये ना कि जो वहां पर आप एक पार्टी पहुंचती है, जब अपोजिट पार्टी इंपॉर्टेंट है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब जो है यह उससे नहीं है कि मान लीजिए गर्ल के कैसे कि ये शी इज इनकैपेबल ऑफ कंसीविंग, कंसेप्ट नहीं कर पा रही है, यानी गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, ये है ना। या फिर ये कहा जाए कि द बॉय के अंदर कुछ कैपेसिटी टू बी फादर नहीं है। एक होती है पिता बनने की में अक्षमता, लेकिन ही हैड कैपेसिटी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। देयर इज नो इनकैपेसिटी, ही बोथ कैन हैव द कैपेसिटी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद भी उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो चीज हो गई अलग। ठीक है, ये है यहां इंपॉर्टेंस का मतलब यहां पर है कि ही और शी इज नॉट एबल फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटी। जैसे एक केस दिया गया आपका, ये इस केस आपके नोट्स में दे रखा है, मैं उस केस का नाम लिखता हूं आपके लिए। द नेम ऑफ द केस इज व्हाट? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ का केस जो है ये,
इसमें क्या है, spouses slept together for 4 nights and thereafter lived together for 4 months. 4 months. But the husband could not have sexual intercourse with his wife. समझे? अब यहां पर क्या है एलिजाबेथ केस में कि 4 नाइट तक साथ में सोए भी और फिर 4 महीने तक साथ में रहे भी, लेकिन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाया। तो दैट वाज द केस ऑफ द इम्पोर्टेंसी, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 12। इसका मतलब ये है, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। बस इन बात जब आपको एक्सप्लेन करना जाए तो इस बात को एक लाइन में समझा देना कि इसका मतलब ये है। वी हैव रेड नाउ सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। अब ये क्या कर लिया हम लोगों ने, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज का पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑफशूट्स हैं, वो बहुत टेक्निकल हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, जिनमें से हम वन को पिक करते हैं कि अब इसमें से आ जाइए अब सेक्शन 12 में कि इनके जो बच्चे हैं, जो वॉइड मैरिज हो गई, लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए ये ए हैं, ये बी है, दोनों की शादी हो गई। जो ए भाई साहब हैं, मनमोजी राम जो हैं, उनकी पहले से एक शादी थी, शादी कर रखी थी, तो वाइफ नंबर 1 थी। ये बेचारी सीधी सादी है, ये सिंगल ही थी। लेटर ऑन इट वॉज रिवील्ड दैट भाई साहब इनकी जो फर्स्ट नाइट हुई, इनके आपस में संबंध बने, उसी के हिसाब से छोटू राम आ गए। छोटू राम यानी कि बच्चा भी आ गया अभी। अब बाद में पता चला इस घपले का, तो ये जो घपला हो रखा था पहले से ही। नाउ दिस मैरिज वॉज इन द वायलेशन ऑफ क्लॉज 1 ऑफ द सेक्शन 5। सेक्शन 5 की वायलेशन में शादी हुई, नेचर क्या हो गई, वॉइड हो गई। वॉइड हो गई। तो ये छोटू राम है, ही इज द आउटकम ऑफ ए वॉइड मैरिज। अब ये लेजिटिमेट माना जाए या इस बच्चे को इलेजिटिमेट माना जाए, यहां पर ये क्वेश्चन आ गया कि छोटू राम को क्या माना जाए, क्योंकि इनकी ए और बी की शादी क्योंकि वॉइड है, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द आई ऑफ लॉ, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द आई ऑफ लॉ, तो इनकी शादी है ही नहीं। दे डोंट एंजॉय द स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये मेरे माँ बाप, ये बच्चा कह रहा है, छोटू राम कह रहा है, मम्मी मेरे मम्मी पापा तो हैं, लेकिन ये पति पत्नी नहीं है, तो मैं क्या हुआ। तो इस मैं का जवाब है सेक्शन 16, ठीक है। इन बच्चों पर कृपा की गई है सेक्शन 16 के द्वारा, जो कि सब्स्टिट्यूट हुआ था अमेंडमेंट के द्वारा। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो देखिए, गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ मैं आपसे चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है तो ये आप अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिए, इतनी हेल्प कीजिए कि ये जो वीडियोज है जन जन तक पहुंचे और इन वीडियोस का लाभ सभी को मिले। फ्री कोचिंग, क्वालिटी कोचिंग, इससे बढ़िया कोचिंग किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी नहीं। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन बनेगा, कमेंट कर देंगे अच्छा से तो बहुत अच्छी बात है आपकी। थैंक यू वेरी मच।